वेलकम टू शर्मा ट्यूटोरियल क्लासेस। आज के वीडियो में हम किरणों का खेल शीर्षक कविता जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को इसका अर्थ समझाऊंगी। बच्चों, ये जो कविता है यह प्रकृति प्रेम मूलक कविता है जिसमें गुप्त जी ने प्रकृति की सुंदरता का चित्रण जो है वो अत्यंत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है जो कि पाठकों के मन को मोह लेता है। रात के समय चंद्रमा की सुंदर किरणें अपनी स्वच्छ रोशनी से जल तथा स्थल दोनों भागों को प्रकाशित कर रही है, जिससे धरती तथा आसमान दोनों आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो अब हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो कवि ये कहते हैं कि चारों यानी सुंदर, चंद्र यानी चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। कवि यह कहते हैं कि चंद्रमा की जो किरणें हैं वो रात के समय प्रकृति को बहुत ही सुंदर कर देती है, शोभायमान कर देती है, और चांद की जो किरणें हैं वो खेलती है, मतलब वो बहुत खुशहाल है। किरणें बहुत खुश रहती है, कभी भी वो आलस्य उनमें दिखाई नहीं देता। वो किरणें अत्यंत ही चंचल है, यानी वह कभी भी अपना काम करने में वह कभी भी हिम्मत नहीं हारती है, रुकती नहीं है। जल और थल में यानी जल भाग में भी चांद की जो किरणें हैं वो दिखाई देती है। जल के अंदर आप लोग देखते हैं ना, रात के समय चांद की छवि नज़र आती है और उससे जल जो है वो चमकने लगता है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और थल में यानी स्थल भाग में भी चंद्रमा की जो किरणें हैं वो बहुत सुंदर बना देती है प्रकृति को, और चांद की रोशनी से हम लोगों को चांदनी रात हम लोगों को अत्यंत ही सुंदर दिखाई देती है, अत्यंत ही मनोरम दिखाई देती है। अवनी और अंबर तल दोनों ही चांद की किरणों से खुशहाल हो जाता है, सुंदर हो जाता है, और ये चांद की जो किरणें हैं बहुत ही चंचल है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनोरम है। उसके बाद देखिए दूसरा स्टेंजा यानी छंद। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृण के नोकों से। अब धरती जो है वो अपनी खुशी प्रकट करती है। पुलक का मतलब होता है खुशी। कैसे प्रकट करती है? हरित तृण के नोकों से। बच्चों, आप लोग खेत खलिहान देखते हैं ना, खेत आप देखो, खेत में जो फसलें हैं, खड़ी खड़ी फसलें रहती है, उसका जो नुकीला हिस्सा होता है, जब हवा चलती है हल्की सी तो वह झूमने लगता है ना, और इस तरह से झूमता है जैसे लगता है एक साथ बहुत सारे लोग मिलकर के सामूहिक नृत्य जैसे करते हैं, डांस करते हैं ना, ग्रुप डांस, वैसा ही वो दिखाई देता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। मानो झूम रहे हैं तरु भी, ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ भी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। एकदम जो मंद पवन, जो हल्की हल्की पवन आती है, उससे क्या होता है, आप खेत खलिहानों में देखिए, जो फसलें होती है वो जो उसके तृण के नोक होते हैं उनसे बहुत सुंदर झूमती हुई दिखाई देती है, और साथ साथ में खेत में जो पेड़ उगे हुए रहते हैं तरु, वो भी झूमने लगते हैं। यानी प्रकृति की तुलना गुप्त जी ने मनुष्य के जीवन से की है कि जैसे मनुष्य जिस प्रकार प्रकृति खुशहाल रहती है, हमेशा हंसती रहती है, गुप्त जी ने कहा है कि मनुष्य को भी उसी प्रकार हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उसके बाद आगे देखिए। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। तो गुप्त जी कहते हैं कि कितनी स्वच्छ चांदनी है रात के समय में, क्या ही निस्तब्ध निशा, और निशा जो है, रात्रि जो है, रात्रि के समय इतनी ज़्यादा शांति है, इतना ज़्यादा मन में सुकून है लोगों के मन में, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, और फूल भी अपनी खुशबू
बिखेर रहा है। निरानंद है कौन दिशा? कोई भी दिशा निरानंद नहीं है, कोई भी दिशा दुखी नहीं है। यानी गुप्त जी का कहना है कि मनुष्य के जीवन में जब भी कठिनाई आती है तो उसे कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। जिस प्रकार ये प्रकृति में भी परिवर्तन आता है ना, सुबह के बाद दोपहर होती है, दोपहर के बाद शाम होती है, शाम के बाद रात होती है, रात के बाद फिर से सवेरा होता है। लेकिन प्रकृति का जो कार्य है, जो प्रकृति का जो कार्यकलाप है, वो हमेशा निरंतर बिना थके हुए, बिना रुके हुए प्रकृति अपना काम करती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। लेकिन मनुष्य जो है वो प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है। सुबह की तुलना यहाँ पे मनुष्य के सुख से की गई है और रात की तुलना मनुष्य के दुख से की गई है। तो प्रकृति में परिवर्तन आता है तो प्रकृति खुश रहती है, लेकिन मनुष्य के जीवन में जब परिवर्तन आता है तो मनुष्य हिम्मत हार जाता है। मनुष्य का जीवन भी प्रकृति की तरह ही है। कभी सवेरा होगा, कभी रात भी होगी, रात के बाद फिर से सवेरा आएगा। यानी कि कभी सुख भी होंगे, कभी दुख भी होंगे, दुख के बाद फिर से सुख आएगा। लेकिन मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और जिस प्रकार प्रकृति अपने जीवन में इतने परिवर्तन आते हैं, सुबह के बाद प्रकृति में दोपहर और रात होती है, फिर भी प्रकृति थकती नहीं है और रात्रि में भी प्रकृति खुश रहती है। उसी तरह से मनुष्य को भी जब उसके जीवन में सुख होता है, उसके बाद दुख आता है, तो मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दुख का डटकर मुकाबला करना चाहिए और हमेशा दुख में भी खुशी ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए, जिस प्रकार प्रकृति करती है। पर मनुष्य क्या करते हैं? हिम्मत हार जाते हैं, थक जाते हैं। और कितने मनुष्य बहुत बार क्या करते हैं, कुछ ऐसा गलत कदम भी उठा देते हैं जिसकी वजह से उनके चाहने वालों को, उनके परिवार वालों को भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो मुख्य रूप से गुप्त जी इस पर कविता में हमें संदेश देते हैं। ये एक मोटिवेशनल पोएम है, यानी उत्साहवर्धक पोएम है, कविता है, जिसमें मनुष्य का उत्साह बढ़ाने के लिए, उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए गुप्त जी ने ये कविता लिखी है। आगे आप लोग देखिए। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यानी प्रकृति, रात हो गई है लेकिन फिर भी प्रकृति रुकी नहीं है। प्रकृति का जो कार्यकलाप है वो अभी भी चल रहा है। नियति नटी कैसे कहा गया? प्रकृति को कहा गया। प्रकृति, नियति का मतलब है प्रकृति, नटी मतलब नर्तकी। जैसे एक नर्तकी की तरह प्रकृति नाच रही है, यानी काम कर रही है अपना, बिना रुके हुए, पर कितने एकांत भाव से, और एकदम एकांत भाव से, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी दुख के, खुश होकर, शांत और चुपचाप होकर। यानी प्रकृति में कितनी सहनशीलता है, कितना प्रकृति सहन कर सकती है। और हमेशा जब दुख भी आता है, मतलब रात भी आती है, तो भी प्रकृति खुश रहती है। उसी तरह से मनुष्य को भी सहनशील होना चाहिए, शांत होना चाहिए और मुसीबतों का सामना डट कर करना चाहिए। आगे देखिए। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा यानी पृथ्वी, जब सब लोग सो जाते हैं तो भी पृथ्वी रुकती नहीं है और मोती बिखेर देती है। यानी मोती बच्चों जानते हो आप लोग किसको कहा गया है? यहाँ पे ओस को कहा गया है। ओस आप लोग जानते हैं ना, पत्तों में जो पानी की बूंदें होती है। तो जब हम लोग सो जाते हैं तो रात में वसुंधरा क्या करती है? मोती बिखेर देती है, ओस रूपी मोती बिखेर देती है पत्तों पर, जो कि देखने में इतना सुंदर लगता है। कभी आप लोग अगर रात में उठेंगे और कभी देखेंगे तो चांद की चंचल किरणों से वो जो मोती है ओस रूपी, वो चमचमाते रहते हैं, बहुत चमकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद सुबह क्या होता है? रवि निकलता है, यानी सूरज निकलता है और वह बटोर लेता है उनको, यानी वह सूरज की धूप से वो सारी बूंदें क्या हो जाती है? सूख जाती है ना। उसी के लिए कवि ने कहा है कि रवि जो है वो उन किरणों को ले जाता है अपने साथ सदा सवेरे होने पर, सुबह होने पर। उसके बाद फिर क्या होता है देखो। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। उसके बाद क्या करता है सूर्य?
विरामदायिनी यानी संध्या को, शाम को विरामदायिनी कहा गया है। शाम के समय क्यों विरामदायिनी कहा गया? क्योंकि शाम के समय हम लोग क्या करते हैं, दिन में और सुबह जो हम लोग काम करते हैं, शाम को हम लोग थोड़ा सा आराम करते हैं, विराम करते हैं। तो संध्या हमें विराम देती है, यानी हमें थोड़ा सा आराम देती है, हम लोग रेस्ट करते हैं ना, इसीलिए संध्या को क्या कहा गया है? विरामदायिनी। और सूर्य क्या करता है? जो ओस की बूंदें बटोर लेता है रवि, वो संध्या को दे जाता है। और शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और वह जो ओस की बूंदें हैं वो संध्या को दे जाता है, और उन ओस की बूंदों से क्या होता है कि जो सारा नज़ारा है प्रकृति का, वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और उससे चंद्रमा जो है उस ओस की बूंदों से क्या करता है? श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है, अपना जो अपना नया रूप छलकाता है, यानी बहुत सुंदर दिखाई देता है। मतलब वो ओस की बूंदें जो है उस पर अगर चंद्रमा की चंचल किरणें पड़ती हैं तो वो ओस की बूंदें जो है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो अब बच्चों हम एक बार फिर से इस पूरी कविता का आप लोगों को सारांश हम बता देते हैं। रात के समय किरणों का खेल शीर्षक कविता प्रकृति प्रेम मूलक कविता है, जिसमें कवि मैथिली शरण गुप्त ने प्रकृति की सुंदरता का चित्रण अत्यंत सुंदर प्रस्तुत किया है, जो मन को मोह लेता है। रात के समय चंद्रमा की सुंदर किरणें अपनी स्वच्छ रोशनी से जल तथा स्थल दोनों भागों को प्रकाशित कर रही है, जिससे धरती तथा आसमान दोनों आनंद का अनुभव कर रहे हैं। धरती अपनी खुशी हरे हरे घासों के माध्यम से जाहिर कर रही है तथा वृक्ष भी मंद पवन का आनंद लेते हुए झूम रहे हैं। प्रकृति की कोई भी दिशा निरानंद या आनंद विहीन नहीं है। रात के समय भी प्रकृति के कार्यकलाप चल रहे हैं। हवा फूलों की खुशबू बिखेर रही है तथा पृथ्वी ओस की बूंदों को पत्तों पर बिखेर कर वातावरण को इतना सुंदर बना रही है कि ऐसा लगता है मानो चारों तरफ मोती बिखरे हों। और उसके बाद रात के समय पृथ्वी जब समस्त संसार सो जाता है तो सूर्य द्वारा संध्या को दिए गए ओस रूपी मोती चारों तरफ बिखेर देती है तथा इससे रात्रि को एक नया चमकीला रूप मिल जाता है, जो अत्यंत ही सुंदर प्रतीत होता है। तथा उसके बाद सुबह के समय रवि उन ओस की बूंदों को बटोर लेता है। इसी प्रकार यह चक्र चलते रहता है और प्रकृति अपना काम रोकती नहीं। उसी प्रकार मनुष्य को भी धैर्य रखकर सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए अपना काम करते रहना चाहिए। मुख्य रूप से कवि ने यही बात कही है। मनुष्य को उत्साहित किया है कि जिस प्रकार प्रकृति अपना धैर्य नहीं खोती है और निरंतर उनका जो चक्र है, कार्य का सिलसिला है, चलते रहता है, उसी तरह से मनुष्य को भी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आने पर भी मनुष्य को हमेशा डटकर उसका सामना करना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए और निरंतर अपना कार्य करते रहना चाहिए, अपना कर्तव्य निभाते रहना चाहिए। तो आप लोगों को कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग। और अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरा चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।